तो और वो भाई लोग क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक होंगे और बी सेफ टू कोरोना। तो फिर आज हम पढ़ने वाले हैं आपका 10th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तो फिर इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण होता क्या है, मतलब क्यों करना पड़ा भाई, ज़रूरत क्या है। तो भाई देखो, इतने सारे तत्व होते हैं, उन सब की स्टडीज़ को अगर एक एक करके करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसको आसान बनाने के लिए उसको वर्गीकरण करने की ज़रूरत पड़ी। पिछले क्लास में हमने 9th क्लास में जीवों का वर्गीकरण देखा था और फिर मृतजीवियों का वर्गीकरण देखा था। इस प्रकार से हम यहाँ देखने वाले तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, आ जाओ कि तत्वों के वर्गीकरण में सबसे पहले जो हमारे भाई साहब आए हैं डोबरडाइनर, जिनका नाम था वुल्फगांग डोबरडाइनर। ठीक है, तो इनने हमें दिया डोबरडाइनर का त्रिक सिद्धांत। ठीक, तो त्रिक सिद्धांत में क्या था, त्रिक सिद्धांत कुछ ऐसा था कि यहाँ पे डोबरडाइनर ने त्रिक सिद्धांत दिया, जिसमें उनने बोला कि भाई अगर ना हम तत्वों को, उस टाइम पे टोटल 33 तत्व थे। ठीक है, तो उनने बोला ना कि अगर हम तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे ना, तो फिर जो पहला तत्व होगा और तीसरा तत्व होगा उसके जो गुणधर्म होंगे, मतलब जो उसका परमाणु द्रव्यमान होगा, अगर हम उसका औसत निकालेंगे ना, तो जो बीच वाला तत्व होगा उसके लगभग बराबर आएगा। ठीक है, और ना ऐसे वो फिर ना उनने बोला, ये बताया हमें। तो अब चलिए मैंने इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैल्शियम और ये सर्ट्रेशियम और बेरियम का मैंने यहाँ पे प्रमाणित द्रव्यमान ले लिया है, और अभी हम इसका पहले वाले का यानी कि कैल्शियम का और बेरियम का लेके हम औसत निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं बेरियम का, वो बड़ा है क्योंकि, तो फिर 137.3 प्लस 40.1, ठीक है, बाय 2। तो फिर अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 177.4 बाय 2, और अगर हम इसको डिवाइड कर देते तो हमारा आएगा 88.7। तो देख लीजिए, जो हमारा स्ट्रैशियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 87.6, और हमारा जो आया है वो है 88.7। तो लगभग ये इसके बराबर है। तो यही है हमारा जो डोबरडाइनर का त्रिक है। अब यहाँ त्रिक क्यों बोल रखा है, क्योंकि ये 3 है, 3 वो उसका तत्वों को लेके बनाया है। ठीक है, और ये वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही त्रिक बना पाए, इससे ज़्यादा त्रिक बनाने में वो असफल रहे। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हमारे जो हैं कौन, हमारे, अरे 1 मिनट ये चलता, एक मिनट, ओके गाइस। तो हमारे डोबरडाइनर भाई साहब के बाद आया हमारे न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड्स ने क्या किया, इनने दिया अष्टक सिद्धांत। तो अष्टक सिद्धांत में क्या था, अष्टक इनने क्यों बोला, क्योंकि अष्टक को बोलते हैं इंग्लिश में ऑफ्टेक। ठीक है, तो उसका मतलब होता है जो सरगम होती है हमारी सारेगामा। ठीक है, तो फिर वो सरगम जो है हमारे सारेगामा पाधानी तक है, वैसे ही उसी के हिसाब से उनने इसे और उसे कनेक्ट किया उससे। ठीक है, तो इनने क्या किया कि इनने बोला अगर हम ऐसे परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तत्वों को, तो वो अगर हम ऐसे रखते हैं तो पहला जो तत्व होगा और जो 8वां तत्व होगा, ठीक है, पहला और 8वां, उसके गुणधर्म समान होंगे। जिस तरह हमेशा सा रे गा मा पा धा नी के बाद दोबारा सा आता है, वैसे ही 8वां तत्व भी
उसके गुणधर्म समान होंगे। ठीक है, तो ऐसा कहना चाहते थे। तो वो कहना चाहते थे ऐसे कि जैसे कि ये पहला तत्व मान लो हाइड्रोजन है, तो फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, फिर आएगा हमारा ये। ठीक है, तो इस तरह से वो कहना चाहते थे अगर लिथियम है तो फिर उसके बाद सोडियम आथा तत्व, तो इनके परमाणु द्रव्य वो जो होंगे गुणधर्म वो समान होंगे। कैसे होंगे? समान। ठीक है, तो अगर समान होंगे तो फिर हमने देख लिया कि अगर ये समान है तो फिर ऐसे, तो फिर इनने सबने बोला वाह इनने तो कुछ अच्छी चीज़ खोज निकाली भाई। फिर ना ऐसे ही फिर इनने एक बात बताई कि भाई ये जो है ना ये सिर्फ कैल्शियम तक ही काम करेगा, क्योंकि कैल्शियम से ज़्यादा अगर हम करेंगे तो फिर वो नहीं बैठ पाएगा। उस ना वो कैल्शियम तक ही इसने सिर्फ काम किया, यानी हाइड्रोजन से कैल्शियम इसने बस काम किया, उससे आगे ये जो था कि पहला आठवां गुणधर्म एक होंगे वो नहीं होता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारे जो थे वो अब आ गए हैं सबसे तेज मेंडलीफ। अब मेंडलीफ इनने कुछ किया था सही चीज़। ठीक है, तो इनकी आवर्त सारणी को थोड़ा ढंग से देखना, और यहाँ पे देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो मेंडलीफ जो थे उनका भाई साहब इस आवर्त सारणी को बनाने से पहले उन्होंने जिस तरह से रिसर्च की उनका तरीका बहुत अनोखा था, ये पूछा भी जा सकता है। तो उस टाइम पे जो टोटल तत्व थे वो उनकी संख्या थी 63। तो 63 तत्वों में उनने क्या किया कि 63 कार्ड लिए, और उन 63 कार्डों पर ना सारे तत्वों के ना नाम लिखे और उनके गुणधर्म लिखे और उन्हें दीवार पर टांग दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने बहुत लंबा अध्ययन किया, और उसके बाद उन्होंने देखा जिन जिन तत्वों के गुणधर्म समान हैं उन्हें, जब उनने फिर उसे ना रिएक्शन करा के देखा सारे तत्वों का। वो रिएक्शन किससे कराया उनने? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे R2O और RH ऐसे ये ऑक्साइड हाइड्रोड है। तो ये जितने भी नीचे एलिमेंट्स दे रखे हैं ना इनके फॉर्मूलाज ऐसे बनते हैं। यहाँ जो R है वो ये एलिमेंट्स हैं, यानी कि अगर हम हाइड्रोजन लें तो सबसे पहले यहाँ ऊपर में क्या बनेगा? हाइड्रोजन H2O। जैसे हम जानते हैं ऑक्सीजन के साथ हम ऐसा ही बनता है H2O, और हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन तो H2। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे हमें दे रखे हैं। तो ओके, तो फिर इनने सबसे पहले ये किया और उसके बाद फिर इनने इसे बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में रखा, और फिर इनने देखा कि भाई साहब यहाँ तो फिर इनने ये ना इनकी कुछ, अब इनने फिर इसने पब्लिश किया, अखबार में आया था इनका। तो सबने बोला वाह इनने तो सचमुच एक अच्छी चीज़ ढूंढ निकाली, बट इसमें भी कुछ ना कमियां थी जो कि हम आगे पढ़ेंगे। पहले इसकी उपलब्धियां पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे ना इनने कई खाली जगहें छोड़ दी थी, पता है, और उनने ना पहले भविष्यवाणी कर दी कि यहाँ पे ये वाला तत्व आएगा। मतलब उसका नाम नहीं बता दिया इनने उसके गुणधर्म बता दिए, क्योंकि इनने उसको एक वर्गीकरण में रख दिया था। तो वो जब आए तो फिर उन्हें पता था कि यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे तो भाई इसी गुणधर्म का होगा, इस रो में आ रहा है तो। ठीक है, तो इनका ये थी एक उपलब्धि। और कौन कौन से एलिमेंट्स थे ऐसे जो बाद में हमें मिले? वो थे स्कैंडियम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है स्कैंडियम, एक मिनट, ये लोग स्कैंडियम, गैलियम और फिर ये जर्मेनियम। ये देखिए ये तीनों तत्व याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें जो समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्थान में रखा गया था। ठीक है, एक रो में रखा गया था। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पोटेशियम, फिर ये कॉपर, Rb और फिर AgC, ये सब ऐसे एक गुणधर्म के थे। ठीक है, इनके गुणधर्म समान थे, इसलिए इन्हें एक रो में रख दिया गया। इससे बहुत आसानी है। और पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना जब अक्रिय गैसें मिली, नोबल गैसें जिसे हम कहते हैं, या फिर उत्कृष्ट गैसें भी हम इसे कहते हैं, जब ये मिली
तो ये बिना इसे छेड़े, बिना कोई नुकसान पहुंचाए वो एक जगह पे रखी जा सकी। ठीक है, एक साइड में उन अक्रिय गैसों की रो बनाई जा सकी। उनके कुछ, क्योंकि उनके ना जो द्रव्यमान थे वो कुछ ऐसे ही थे जैसे इसके बाद आएगा ऐसे, तो फिर ना वो ऐसे उसके द्रव्यमान ही थे कि वो एक अलग रो में बनी। ठीक, तो अब आ जाइए, अब हम इसकी कमियां पढ़ेंगे। तो कमियां हैं हमारी मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां। ठीक है, तो सीमाएं या फिर कमियां आप दोनों बोल सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें कमी थी, 3 कमियां थी मेन। वो पहला जो थी समस्थानिक जो थे, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है गाइस। ठीक है, जो समस्थानिक थे उस समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। वो क्यों नहीं थी? क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी जब आई थी तब समस्थानिकी की खोज नहीं हुई थी। समस्थानिक क्या होते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। समस्थानिक वो होते हैं तत्व जिसे एक तत्व के कई परमाणु द्रव्यमान होते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन के होते हैं, फिर नाइट्रोजन के भी होते हैं, कॉपर के भी होते हैं। तो फिर ना एक तो अगर ऐसे दे रखा है भाई, ऐसे तो एक ही तत्व को 3-4 कॉलम में लिखना पड़ेगा, तो वैसे में दिक्कत आई थी। ठीक है, उसके बाद फिर जो हाइड्रोजन था उसका स्थान निश्चित नहीं था। ठीक है, और कुछ तत्व जो थे उनका परमाणु द्रव्यमान के अनुसार नहीं रखा गया था, क्योंकि वो उन्हें ना गुणधर्म के आधार पर रखा था। जैसे मैं आपको इसका एक उदाहरण अभी दिखा सकता हूँ। पेन के, तो ये देखिए आप, ये रहा, यहाँ देखिए एल्युमिनियम और सिलिकॉन। एल्युमिनियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 29.98 है, जबकि सिलिकॉन जो है उसका है 28.09। ठीक, लेकिन वो उसके बाद में आ रखा है क्योंकि उन्हें अपनी आवर्त सारणी में इसे रखना था। ठीक है, उन्हें समान गुणधर्म वाले में रखना था, इसलिए इन्हें आगे पीछे कर दिया क्योंकि वो ऐसा ही चाहते थे। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारी आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसको प्रस्तुत किया था सन 1913 में हेनरी मोजले ने, और इनने अपनी आधुनिक आवर्त जो सारणी थी उनमें इनने एक बात कही। जो हमारे ये मेंडलीव थे, मेंडलीव ने हमें क्या बोला था, यहाँ देखिए एक बार, इसको याद कर लीजिएगा। ये मेंडलीव ने बोला था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो सिद्धांत था वो क्या था, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। यानी कि ना जो तत्व होते हैं उनके गुणधर्म एक टाइम के बाद जो, जैसे अगर हम उन्हें बढ़ते क्रम में लिख देते हैं, ठीक है, बढ़ते क्रम में हम उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार लिख देते हैं, तो फिर एक समय के बाद दोबारा उसी गुणधर्म का एक तत्व आएगा। ठीक है, एक समय के बाद उसी गुणधर्म का एक तत्व आएगा। ठीक है, आवर्त फलन होगा इसका, मतलब आवर्त फलन का मतलब ये होता है कुछ समय बाद उसी गुणधर्म का आएगा। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन है। लेकिन जो हमारे मोजले भाई साहब थे उनने क्या किया, वो थोड़े तेज थे। अब उनने समस्थानिकों की जो थी वो दिक्कत उसको दूर करनी थी। एक मिनट गाइस, हाँ, तो समस्थानिकों की दिक्कत दूर करने के लिए उनने क्या कर दिया, उनने एक नया वो दे दिया सिद्धांत, एक नई आवर्त सारणी बना डाली। उनने सबसे पहले बोला कि भाई जो तत्वों के गुणधर्म होते वो उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन नहीं होते हैं, वो उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। किसके? परमाणु संख्या के। ठीक है, अब परमाणु संख्या के होते हैं तो इससे समस्थानिकों की दिक्कत तो दूर हो गई, क्योंकि किसी भी तत्व का परमाणु संख्या सिर्फ एक होती है। ये समभारिक, ठीक है, तो ये समस्थानिक की जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। समभारिक बोल दिया था अब मैंने, इतनी। ठीक है, तो इससे समस्थानिक की प्रॉब्लम तो दूर हो ही गई, यानी पहले इनका ये हो गया। अब देखते हैं इसमें मेंडलीव के जो दोष थे, अरे यार, मेंडलीव के जो दोष
थे जो आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा दूर हो गए वो कौन कौन से थे? वो थे समस्थानिकों की स्थिति अब स्पष्ट हो गई, यानी कि जो समस्थानिक थे उनको आवर्त सारणी में एक जगह दे दी गई। जगह दे दी गई, अरे यार सिंपल है, परमाणु संख्या के अनुसार हो गया, मतलब एक तत्व एक ही जगह पे आएगा, तो उनकी स्थिति स्पष्ट हो गई। सभी तत्वों परमाणु संख्या के अनुसार रखा गया, ठीक है, परमाणु संख्या के अनुसार रखा गया था सबको, जो कि वहाँ पे पहले कुछ तत्वों को ना परमाणु द्रव्यमान के अनुसार नहीं रखा गया था। इसका उदाहरण मैं आपको पीछे दे चुका हूँ। अब जो हमारी तीसरी कमी थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में, वो क्या थी? चलिए उसको याद कीजिए। अरे हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं थी, ठीक है। तो भाई अब इनने भी ये बात को माना और इनने भी हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं की। अब क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वो हो नहीं सकती है। क्योंकि देखिए, जो हाइड्रोजन का संयोजकता होती है वो कितनी होती है? एक। वो एक आसानी से दे भी सकता है और एक आसानी से ले भी सकता है। तो जो हमारे पहला पहला जो होता है हमारे समूह, पहला समूह जो है ये वाला जो हमारा पहला समूह है, इस पहले समूह में आप देखेंगे कि ये सब एक परमाणु दे सकते हैं, इसलिए इसे यहाँ डाल दिया गया। लेकिन अब 17वां समूह जो है हमारा ये वाला, एक मिनट, कलर बदलने दीजिए, हाँ ये वाला जो है हमारा 17वां समूह, ये 17वां समूह तो एक जो होते हैं वो लेता है, सिर्फ एक परमाणु लेता है, तो हाइड्रोजन भी एक ले सकता है, इसलिए इसे 17वां और पहले समूह दोनों में रखा जा सकता है, इसलिए इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो अब आ गए हैं हम अपनी पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। तो देखिए, जो आपको ये वाली जिगजैग जैसी लाइन दिख रही है, ये वाली जो है ये है हमारे वो क्या बोलते हैं, जो हमारे होते हैं अर्ध धात्विक, जिन्हें अर्ध धात्विक बोला जाता है, या फिर इन्हें वो क्या बोल इन्हें अर्ध धात्विक बोला जाता है, ठीक है। और हमारे जो और इस साइड पे जो हमारे ब्लू कलर में दे रखे हैं वो है धातु, ठीक है। और ये जो येलो कलर में झिकझिक जिस लाइन है इसे हाँ उप धातु बोलते हैं, ठीक है, और अर्ध धातु भी बोलते हैं, क्योंकि ये ना धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म को दिखाता है, ठीक है। तो जो हमारे ग्रीन कलर की, तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये लाइन जो है ये ना धातु और अधातु को अलग कर रही है। तो ये देखिए, इस साइड इसके सारे अधातु हैं ग्रीन कलर में ये वाले, और जो इधर है वो हैं हमारे क्या, धातु, और ये अधातु, ठीक है। तो ये धातु हैं अधातु हैं। और सबसे पहली ज़रूरी बात इसमें आपको ये याद रखना होगा कि ना सबसे पहले तो हमें इस साल ये नहीं पढ़ना, ये बड़ी क्लास में पूछे जाते हैं इससे सवाल, ठीक है। हमें इस बार पढ़ना है ये और ये, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, हमें यहाँ से ये पढ़ने हैं, हमें ये वाले पढ़ने हैं, ये वाले पढ़ने हैं, ये दो, ठीक है। तो सबसे पहले आप आ जाइए हम यहाँ पे। तो देखिए, जो पहला हमारा आवर्त है, इसके जितने भी इस आवर्त में एलिमेंट होंगे या फिर तत्व होंगे, उनकी जो कोश होंगे ना, कोश, जो इलेक्ट्रॉन के कोश होते हैं वो एक ही होगा। जैसे हाइड्रोजन में देखिए एक ही कोश होता है, के कोश, जिसके अंदर सिर्फ एक हाइड्रोजन होता है। हीलियम में भी एक कोश होता है जो पूरा भरा होता है, दो होते हैं उसमें, ठीक है। और जो हमारा ये दूसरा आवर्त है इसमें दो होंगे, जो तीसरा है उसमें तीन कोश होंगे, जो चौथा उसमें चार कोश होंगे, जो पांचवा है उसमें पांच कोश होंगे, जो छठा है उसमें छः कोश होंगे, और जो सातवां उसमें सात कोश होंगे, ठीक है। तो ये एक ज़रूरी बात है, ठीक है। और एक और बात, ये जो हमारे हैं, हाँ,
तो जो हमारा ये पहला आवर्त है, ये मतलब पहला समूह है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। इसमें दो, इसकी जो संयोजकता होगी वो दो होगी। और फिर यहाँ पे हमें ये सब छोड़ देना है, ये हमें नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं 13वें पे, ठीक है। तो इसकी 3 होगी, इसकी 4 होगी, इसकी 5 होगी, इसकी 6 होगी और इसकी 7 होगी, ओके। और जो आखिरी वाला है उसके 8 होंगे पूरे के पूरे। तो फिर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पूरे 8 होंगे पूरे आखिरी वाले कोश में। ये आखिरी वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या बता रहा हूँ, तो देख लीजिए कैसे होते हैं यहाँ पे। लेकिन हीलियम में ऐसा नहीं होगा, हीलियम में फुल होगा पूरा, 2 ही होंगे उसमें, पहला कोश है ना। लेकिन बाकी सब में 8 कोश होंगे, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी कोश में, 8 कोश नहीं होंगे, ओके। तो आप ये समझ गए होंगे। एक बार और फिर मैं समझा देता हूँ। तो देखिए जो हमारा पहला वाला होगा, ये जो पहला आवर्त है इसके अंदर एक कोश होगा, दूसरे आवर्त में 2 कोश होंगे, तीसरे आवर्त में 3, चौथे आवर्त में 4, पांचवें आवर्त में 5, छठे आवर्त में 6 और सातवें आवर्त में 7 कोश होंगे, ठीक है। और जो हमारे समूह है, जो समूह है हमारे, उसके आखिरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये उसके समूह निर्धारित करते हैं। कैसे करते हैं देखिए। जो पहला है हमारा हाइड्रोजन वाला, तो हाइड्रोजन वाला जो हाइड्रोजन से शुरू हो रहा है, पहला जो हमारा समूह है उसमें एक, सिर्फ और सिर्फ एक है, हाँ, एक होंगे आखिरी वाले जो कोश होगा उसमें, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन में के में सिर्फ आखिरी है क्योंकि वो उसका आखिरी कोश है, के में सिर्फ एक है, ठीक है। अब दूसरे कोश है तो दूसरे कोश के आखिरी, दूसरा जो समूह है इसके आखिरी में केवल और केवल 2 होंगे इलेक्ट्रॉन आखिरी कोश में। फिर हमें इसे छोड़ देना है, इसमें होंगे 3 इलेक्ट्रॉन आखिरी कोश में, इसमें 4 होंगे, इसमें 5 होंगे, इसमें 6 होंगे, इसमें 7 होंगे और इसमें 8 होंगे, ठीक है। तो ऐसे आप इसे याद कर लीजिएगा, ये उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस टाइप का कि बताओ ये वाले आवर्त का ये वाला, वो तो कैसे होगा, ठीक है। तो आपको ये याद कर लेना है, ठीक है, ओके। तो अब हम इसमें और देखते हैं। तो ये जो बनाई गई है आवर्त सारणी, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसमें ना हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स के राज छुपे हुए हैं, ठीक है। इससे हम आराम से इसे पता लगा सकते हैं कौन सा एलिमेंट। और सबसे बड़ी बात, आपको ना कम से कम 20 एलिमेंट्स जो शुरू के हैं वो तो याद होने ही चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, और फिर सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, ऐसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, आज का आपको ये टास्क है, कम से कम 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए आपको। 9th क्लास की हमारी बुक में दिए हुए थे 20 शुरू के, ठीक है। 18 दिए थे वैसे शायद, कोई नहीं, आपको 20 याद करने हैं, ठीक है। तो अब इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब हमारा आ गया है परमाणु साइज। तो परमाणु साइज को समझने से पहले सबसे पहले देखिए, ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो फिर ये देखिए, जब मैंने अभी क्या बताया था, जो पहला जो आवर्त होता है उसके पहला कोश होता है, फिर दूसरे वाले में 2 कोश होते हैं, तीसरे वाले में 3 कोश होते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर बढ़ रहा है तो फिर देखिए, तो फिर साइज तो बढ़ेगा, जब कोश बढ़ रहे हैं तो साइज तो बढ़ेगा, है ना। तो ये तो क्लियर हो गया, ओके। तो अब हमें आना है, अब देखना है कि ऊपर से नीचे तो बढ़ता है साइज, हमें पता लग गया, लेकिन जो लेफ़्ट टू राइट है हमारा, यहाँ इस तरफ इधर कैसे घटता है, घटने का राज क्या है, तो हमें अब ये देखना है। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए,
जो हमारा इसकी हम ले लेते हैं ये वाला अगर, तो फिर ये देखिए पहला है ये, इसमें कोष तो समान रहेंगे है ना। लेकिन अब ये देखिए कि ये भाई कोष समान है, लेकिन जो प्रोटॉन है जो नाभिक में होते हैं वो इन कोषों को पकड़ के रखते हैं, बिल्कुल अपनी पूरी ताकत से पकड़ लेते हैं। तो फिर यहाँ पे जब प्रोटॉनों की संख्या इस तरफ को बढ़ती है, क्योंकि जब परमाणु संख्या इस तरफ बढ़ रही है तो प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, तो फिर ये प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे तो वो पावरफुल हो जाएंगे, तो और तेज से पकड़ेंगे। तो ये पहले इधर है तो इधर से छोटा 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 होता जाएगा, क्योंकि उसके प्रोटॉनों की ताकत बढ़ती जाएगी, प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो रिपीट कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमारा आखिरी आ गया है जो कि क्या है, धात्विक और अधात्विक गुणधर्म। ठीक है, तो धात्विक और अधात्विक गुणधर्म क्या है। तो सबसे पहले देखिए एक बात, आपको तीसरा है ना हमारा धातु और अधातु। तो उससे आप एक बात याद कीजिए, जो धातु होते थे हमारे वो क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन गेनर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो देते थे, इलेक्ट्रॉन का धारण नहीं करते थे, वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग, तो त्याग करते थे और धनावेशित हो जाते थे, यानी वो त्याग करना जानते थे। यानी कि वो त्याग करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, तो धात्विक गुणधर्म से सिंपल, जो त्याग करे वो धात्विक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा ज़्यादा धात्विक है, ठीक है, तो इस साइड तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, इस साइड पे जो है हमारे, यानी कि इस साइड पे ये हमारे बहुत ताकतवर वाले वो हैं, क्या क्या बोलेंगे इसे, हाँ, ताकतवर धातु, इस तरफ ताकतवर अधातु। ठीक है, ये ठीक है। तो फिर अब देखते हैं क्या होगा। तो अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए हम ये दूसरे आवर्त में से लेते हैं, ये है हमारा दूसरा है, तीसरा आवर्त है, तीसरे आवर्त में से अगर हम लेंगे तो सोडियम है ये, सॉरी ये थोड़ा सा गलत बन रहा है रोल। तो अब सोडियम है और सोडियम के ऊपर यहाँ पे 3 परतें चढ़ी हैं। तो इसके आखिरी को ये अब बताओ, आप कमेंट करके जल्दी से बताओ कि ये इसके आखिरी कोश में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये पहले समूह का है और पहले समूह के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी वाले में। ठीक है, और फिर अब मैं ये दूसरा एलिमेंट बना देता हूँ, इसको कौन सा ले लो, मैग्नीशियम Mg। तो Mg में कितने होंगे, 2 होंगे आखिरी वाले में। क्यों होंगे, क्योंकि वो दूसरे समूह का है यार, सिंपल है। ठीक है, तो Mg है यानी मैग्नीशियम। तो अब बताओ कौन सा मोर रिएक्टिव होगा, मतलब कौन सा ज़्यादा धात्विक होगा, रिएक्टिव बोल रहा मैं गलती से, सॉरी, कौन सा धात्विक होगा। अरे सिंपल है, इन लोगों को इलेक्ट्रॉन देना, त्याग करना पसंद है। अब ये 1 है इसके पास, सोडियम के पास, और मैग्नीशियम के पास 2 है। तो इससे मैग्नीशियम को सोचना पड़ेगा, जिसको 2 चाहिए होगा उसको दूंगा। लेकिन ये भाई ये ज़्यादा एक्साइटेड होगा, बोले मेरे को 1 देना है, उसके बाद मैं फ्री, 1 दूंगा और भाग जाऊंगा, मैं फ्री हो जाऊंगा। तो फिर ये जल्दी त्याग कर देगा। ठीक है, तो इससे हमारा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे होता है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। ठीक है, तो अब हम इसको यहीं पे थोड़ा सा रोकते हैं। तो चलिए अभी क्लास को कंटिन्यू करेंगे हम। और अगर गाइस जैसे जैसे जो इस साइड पे हम आते जाएंगे, तो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि इस साइड पे जो हमारा वो प्रोटॉन होते हैं
वो बढ़ते जाते हैं, परमाणु संख्या बढ़ती जाती है, प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, नाभिक की पावर जो होती है वो बढ़ती जाती है। तो फिर उससे क्या होता है कि वो ना अपने कोशों को और इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से पकड़ लेता है, जिससे कि वो जल्दी ना त्याग नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे कि इस साइड वाले ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं या फिर इस साइड वाले, तो आपको बताना होगा कि इस साइड वाले मोर रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास कम होती है पावर। इस साइड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे धात्विक होने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी। ठीक है, तो और हम आगे बढ़ते हैं। और गाइस, जब ये हमारे जो धातु होते हैं वो जब रिएक्ट करते हैं किसी से, ऑक्साइड से यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, तो क्षारीय प्रकृति बनाते हैं। ठीक है, और जो अधातु होते हैं वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो अम्लीय प्रकृति का पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और सबसे ज़रूरी बात, कीप स्टडिंग and be healthy. Okay, bye bye.